माननीय राजा भैया के समर्थन न करने से कई राज्यों की सीटों में अंतर आया है। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जो 400 पार की बात कर रही है ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले जहां आप खड़े हो यहीं पे चार लोकसभा की सीट इनकी चली गई। फिर दुर्घटना पुलवामा में होता है, जब हमारे यहाँ के जवान शहीद हो जाते हैं, उस वक्त मंगलसूत्र की याद नहीं आई। आज तक ये नहीं पता चला कि इतना आरडीएक्स आया कहां से। सरकार आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। जिया बेकरार है, एक कंघी मारी। जिया बेकरार है, दूसरी कंघी छाई बहार है। अब जू मिल गई जुई, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जनता बेरोजगार है, ये कैसी सरकार है। देखो तो हर मंडी में महंगाई की मार है। सपा की पुकार है, ये कैसे अत्याचार है। देखो तो हर मंडी में महंगाई की मार है। हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, टाठी से दाल भाई दूरी। नील गाय और साढ़ देवता सारी फसल चढ़ जाए। हाय हाय रे मजबूरी, टाठी से दाल भाई दूरी। पानी गैया रुख कैले कुल सड़वन का दौड़ाए। हाय हाय गाजर मूरी, मिले न रही तुआ पूरी, टाठी से दाल भाई दूरी। भारत में अगर मुसलमान न होता, भारत में अगर मुसलमान न होता और सरहद पर पाकिस्तान न होता तो ये गोदी मीडिया भूखों मर जाती। झूठों का कभी सम्मान न होता। जो नरेंद्र मोदी जी 400 पार चिल्ला रहे हैं, संविधान खत्म करने के लिए चिल्ला रहे हैं। मुझे लगता है कि जो उनकी 400 सीटें आएंगी, अफगानिस्तान से भी आएंगी, पाकिस्तान से भी आएंगी, क्योंकि दिन रात इनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, इसके अलावा तीसरा कोई चौथा मुद्दा नहीं। नमस्कार साथियों, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पणीला इलाके में, और बता दें यहाँ पर आज संयुक्त जनसभा को संबोधित किया गया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे और कांग्रेस पार्टी से सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ आए और लाखों की संख्या में उनको देखने और सुनने आए थे, और अमरनाथ सिंह मौर्य अपने प्रत्याशी का समर्थन करने आए थे। हम जब जनसभा खत्म हो गई तो कुछ लोग दिखे जो अलग अलग पार्टी और अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। हमने देखा कि एक व्यक्ति हरा और पीला गमछा पहने हुए, जो कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को ये दिखाता है। हम देख करके बड़े अचंभे हो गए कि बड़े दिनों बाद सपा की संयुक्त जनसभा में या सपा की रैली में राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, और यही हमारे चाचा जी। हम पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या सर हम ये मान लें कि अनऑफिशियली जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके न्यूज़ चैनल को, और अपना एक परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर है और मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ माननीय राजा भैया के दल से सरांव विधानसभा 2022 का। और जैसा कि अभी आपका एक क्वेश्चन रहा है कि इसको ऑफिशियली या फिर किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नहीं कहा गया है कि हमारा गठबंधन किसी दल से है, हमने अनऑफिशियली कहा। हाँ, तो आपको बताओ सूत्रों के मुताबिक आप देख रहे हैं तमाम चैनलों पे चल रहा है, लेकिन आपको एक सच्चाई बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इस बार लोकसभा का चुनाव रहा और माननीय राजा भैया ने बिना शर्त, हमेशा किसी का भी समर्थन किया है तो बिना शर्त की समर्थन किया है, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहा हो, चाहे आज अखिलेश यादव जी की रैली में खड़े हैं और तमाम हमारे लोकसभा के प्रत्याशी पीडीए के जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और इस चुनाव में हमारा किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर करके और पदाधिकारियों के साथ बैठक करके एक निर्णय लिया, और वो निर्णय ऐसा रहा जो वहाँ की जनता चाह रही थी। भाई हमारा किसी के साथ गठबंधन था नहीं, हमारा प्रत्याशी, हमारे दल का प्रत्याशी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का प्रत्याशी मैदान में नहीं था। तो वहाँ पर राजा भैया ने, और मैं आपसे बताना चाहूँगा इतिहास के पन्ने में ये बात लिखी जाएगी आने वाले समय में कि किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों पर भरोसा हो करके उनको स्वतंत्र कर दिया। आपको जो प्रत्याशी बढ़िया लगे, जिस दल का प्रत्याशी बढ़िया लगे, आप उस दल के प्रत्याशी को वोट करिए, पूरी तरह से स्वतंत्र हुए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि आज कार्यकर्ता भी एक इंसान है
और एक नेता होना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक जन सुलभ होना ये सबसे बड़ी बात है। सेवा नीत होना ये सबसे बड़ी बात है। और माननीय राजा भैया जी, सेवा ही संकल्प का जो एक नारा है, जो एक संकल्प है हमारा, हम उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ जनता के साथ में आपका प्यार, आपका स्नेह होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम ये समझे कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ सिंह मौर्य जी का समर्थन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने कर दिया? मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का इलाहाबाद की जो इकाई है वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रही है, वो अपनी स्वेच्छा से कर रही है। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको इसी मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आज वर्तमान में आप सब देख रहे हैं, ये लड़ाई किसी जाति धर्म की नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश के 40% युवाओं की है, जो 125 करोड़ आबादी की बात करते हैं, उन युवाओं की लड़ाई है। उन युवाओं के साथ में मैं भी एक युवा हूं, मैं अपने युवाओं के साथ में खड़ा हूं, चाहे मैं जनसत्ता दल से हूं, चाहे मैं किसी अन्य पार्टी से हूं, लेकिन आज मैं पीढ़ी के साथ में खड़ा हूं जो संविधान बचाने की बात कर रहा है। तो जिस प्रकार से अभी हाल ही में एक जनसभा के दौरान अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि जो ये प्रतापगढ़ कौशाम्बी है स्वघोषित राजाओं के कब्जे से निकाला जाएगा, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं हंसी आती है उनके जजमेंट पे, उनके जो भाषण रहे हैं, जो उन्होंने पब्लिक में संदेश दिया है। सबसे पहले तो अपना घर बचा लें। पहले माँ बेटी का जो आज एक झगड़ा चल रहा है आज कई वर्षों से, पहले उसको संभाल लें, पहले अपना घर बसाएं। और किसी के राज्य के राजा को खत्म करने की बात कर रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जनता की सेवा करे, वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, जो पब्लिक की सेवा करे, वो जनता का राजा होता है। जिनके साथ जनता होती है वही राजा होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुंडा विधानसभा से लेकर के, आप क्या सोचते हैं क्या कौशाम्बी की सीट रिजर्व है? माननीय राजा भाई के समर्थन न करने से कई राज्यों की सीटों में अंतर आया है। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जो 400 पार की बात कर रही है ये एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले जहां आप खड़े हो यहीं पे चार लोकसभा की सीट इनकी चली गई। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप जी, बिल्कुल, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। क्या प्रयागराज में कांग्रेस का खाता खुलेगा? जो कि आज तक बहुत पहले, कई पंचवर्षीय पहले कांग्रेस पार्टी का सांसद हुआ करता था, लेकिन उसके बाद वहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी का काबिज रही है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो इस बार परिवर्तन ही संसार का नियम है। और आपसे बताना चाहूँ, तानाशाही कभी किसी की चली नहीं। और उसी राम राज्य की बात कर रहा हूँ मैं भी उसी राम का भक्त हूँ। जिस श्री राम का नारा लेकर के ये जवाब नहीं दे पाते हैं, और उसी रामायण में उसी रावण के लिए कहा गया, 1 लख पूत सवा पुतनाती, जय रावण के दिया न बाती, ये तानाशाही नहीं चलेगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार परिवर्तन की लहर, संविधान बचाओ का जो संकल्प है, जो युवाओं का संकल्प है, बेरोजगारों का संकल्प है, जिस तरह से हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार नौजवान, आज की सरकार कहती है पकौड़ा तलो। आप ये बताइए, ये पकौड़ा तलवाने वाली सरकार क्या हमारे युवाओं के साथ में अच्छा कर रही है? हमारे यहाँ का अच्छा पढ़ा लिखा क्वालिफाइड पर्सन क्या वो पकौड़ा तलने के लायक है? इस तरह का ये जजमेंट दे रहे हैं। इनके पास कोई एक काम ऐसा बता दीजिए, बेचने के सिवाय, बेचने को छोड़ करके कोई काम बनाने का किया हो। अभी हाल ही में मोदी जी ने अपनी रैली में कहा कि अगर कांग्रेस या इंडी गठबंधन की सरकार आ गई तो ये लोग मुसलमानों को, पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, आप महिलाओं के मंगलसूत्र को छीन लेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ऐसी सरकार को बताना चाहूँगा, पुलवामा की घटना आप सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ की 40 ऐसी शहीद की महिलाएं हैं, क्या उनका अधिकार आपने दिलाया? आप मंगलसूत्र की बात कर रही हैं। जो मंगलसूत्र 40 लोग जब वहां पर दुर्घटना पुलवामा में होता है, जब हमारे यहाँ के जवान शहीद हो जाते हैं, उस वक्त मंगलसूत्र की याद नहीं आई। आज तक ये नहीं पता चला कि इतना आरडीएक्स आया कहां से, सरकार आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। और ये सरकार कहती है मंगलसूत्र की बात करती है, अल्पसंख्यक की बात करती है। अरे ये सरकार चुनाव लड़ने के लिए हमेशा हिंदू और मुसलमान का नारा देकर के चलती है, हमेशा मुसलमानों को सिर्फ शकल और सीरत देकर के ही राजनीति करती है। हमेशा कहीं, मैं आपको कोरोना काल की बात बता रहा हूं, कोरोना काल में और नोटबंदी बहुत दूर की बात नहीं है, हाल ही ताज की बात है।
कोरोना काल में जब मुसलमान भाई हमारा अपना ट्रक का ज़्यादातर व्यापार मुसलमान भाई करते हैं, वो अपना ट्रक देख करके बाहर आता था, तुम्हारा नाम क्या है, कि मोहम्मद सादिक, कर मारो 4 लाठी इसको। कहाँ गया था ये? कोरोना फैला रहा है। ये तो शुरू से अल्पसंख्यक विरोधी सरकार रही है और ये हिंदुस्तान है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनसे गुलसिता हमारा। आज इस तरह का नारा देने वाली, सोने की चिड़िया कहने वाले देश में आज इस तरह के शासक बैठे हुए हैं जो जातिगत आधार पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसी सरकार को इस बार लोकसभा के चुनाव में हमारे यहाँ की जनता, हमारे यहाँ का किसान, हमारे यहाँ की महिलाएं इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी जाति और धर्म के आधार पर राजनीति की ही नहीं, हमने महिला सशक्तिकरण किया, हमने लोगों को आगे बढ़ाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा दिया। आप सभी लोग यहाँ पे हैं और आप सब मुझे सुन भी रहे हैं और आपकी मीडिया से तमाम लोग सुनेंगे इस बात को। मणिपुर की घटना क्या आप सब लोग भूल गए हैं, जहाँ पर हमारे समाज को, हमारे समाज की बहन बेटियों को निवस्त्र करके मारा गया और वो सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाथरस की घटना है, उन्नाव की घटना है, कहाँ की घटना आप हमसे सुनना चाहेंगे? और ये सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रही है, महिला सशक्तिकरण का नारा दे रही है। आप इनसे पूछिए, इनके कार्यकर्ताओं से जाकर के पूछिए कि क्या मणिपुर की घटना आप भूल गए हैं, उन्नाव की घटना आप भूल गए हैं? यहाँ ऐसे देश में 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ में रेप हो जाता है। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं हमारे बीच में। चलिए, अब अंकल जी हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? मुकुंदपुर से आए हैं। कितनी दूर पड़ेगा? 22 किलोमीटर। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी को सुनने आए थे? देखने आए थे। हाँ। कैसा माहौल रहा अब तक की रैली में, सच्चाई बताइएगा। अरे इतनी भीड़ थी, मैं डर के मारे नीचे गाड़ी के घुस गया था। कहाँ? यहीं पे डर के मारे गाड़ी के नीचे घुस गया था कि मुझे इतनी भीड़ थी। हाँ, इतनी भीड़ न थी। आपके लहजे से लग रहा है कि आप शायद गायक या शायर हैं। गुरुजी, गायक हैं कि शायर, सही से बताइएगा। न गायक हैं न शायर हैं। कुछ तो जरूर गाते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं हैं। हाँ, न गायक हैं न शायर हैं और बस ऐसे ही मनोरंजन में आप पकड़ गए ना, बस मनोरंजन में तनिक सा। अच्छा, एक मेरी ख्वाहिश है, एक सुना दीजिए अपना लिखा हुआ गीत। क्या सुना दूं? एक गीत सुना दीजिए जो भी आपने मनोरंजन के लिए लिखा है या फिर किसी भी चीज के लिए लिखा है। भारत में अगर मुसलमान न होता, भारत में अगर मुसलमान न होता और सरहद पर पाकिस्तान न होता तो ये गोदी मीडिया भूखों मर जाती, झूठों का कभी सम्मान न होता। झूठ बोलने वालों के घर, इसीलिए झूठ बोलने वालों के घर मैंने आना जाना छोड़ दिया और जहरीले नागों को मैंने दूध पिलाना छोड़ दिया। जिन फूलों में महक न हो उसको माली क्या बेचे, जिस फूलों में सुगंध ना हो उसको माली क्या बेचे, उसको माली क्या बेचे। अंधी बहरी सरकार के आगे मैंने बीम बजाना छोड़ दिया। पहले हमारी पार्टी में एक मास्टर राजा राम थे, कबरिया। वो कहते थे कि जब हमारी बहन बेटियां नहा धोकर साफ सुथरा कपड़े पहनकर और शीशे के सामने जाती हैं, शीशे के सामने, तो कहती हैं जिया बेकरार है, एक कंघी मारी, जिया बेकरार है, दूसरी कंघी छाई बहार है, अब जू मिल गई जुई, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। इसी पर मैंने धुन बनाया। हाँ, नहीं धुन बनाया उन्होंने, इसी पर मैंने धुन बनाया। जनता बेरोजगार है, जनता बेरोजगार है, ये कैसी सरकार है, देखो तो हर मंडी में महंगाई की मार है। हर मंडी में महंगाई की मार है। नौकरी की वैकेंसी आई, बच्चे सब थे ज्ञानी, रिजल्ट से पहले पर्चा लीक है, अरे कैसी है बेईमानी, ये कैसी है बेईमानी, बड़ा अंधकार है
ये कैसे भ्रष्टाचार है। देखो तो हर मंडी में महंगाई की मार है, देखो तो हर मंडी में महंगाई की मार है। खेतों में हरियाली आई आई, खेतों में हरियाली आई, सांड चरे मनमानी, सांड चरे मनमानी। अरे भूखे पेट न हुई है, पूजा मिले न दाना पानी, अरे मिले न दाना पानी। सपा की पुकार है, सपा की पुकार है, ये कैसे अत्याचार है। देखो तो हर मंडी में महंगाई की मार है। डीजल और पेट्रोल महंगा, डीजल और पेट्रोल महंगा, बहुत बड़ी बा मुश्किल, बहुत बड़ी बा मुश्किल। घोड़े धरा फिट फिटिया बेटवा, चलावा जोर से साइकिल, नैया मजेदार है ये जनता खेवनहार है, नैया मजेदार है ये जनता खेवनहार है। देखो तो हर मंडी में महंगाई की मार है। हाय हाय रे मजबूरी, मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, टाठी से दाल भाई दूरी। नील गाय और साढ़ देवता सारी फसल चर जाए, हाय हाय रे मजबूरी, टाठी से दाल भाई दूरी। रात अंधेरी लाठी लेके धावे कुल परिवार, किसान की आय न दूनी भैली, कहाँ गई सरकार, हाय कहाँ गई सरकार, कि कहाँ है गाजर मूरी। अरे मिले न रही तुआ पूरी, पानी गैया रुख कैले कुल सड़वन का दौड़ाए, हाय हाय गाजर मूरी, मिले न रही तुआ पूरी, टाठी से दाल भई दूरी। चलिए, एक हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस प्रकार से भी दादाजी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मार है, जबकि मोदी जी कहते हैं ना भ्रष्टाचार हमने ख़त्म कर दिया, महंगाई हमने कम कर दी, बेरोजगारी तो है ये नहीं है, तो क्या लगता है? राम के नाम पे चंदा चोरी करने वाले लोग, राम के नाम पे चंदा चोरी करने वाले लोग जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जानते हैं भ्रष्टाचार शब्द बेमानी लगता है, बेमानी लगता है जी बिल्कुल। 18 लाख की ज़मीन जो अयोध्या में है, मेयर जो है इस समय अयोध्या के, उनके भांजे ने 2 करोड़ में बेचा मात्र 8 घंटे में। अब आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार राम मंदिर के नाम पे हो रहा है। करोड़ों चंदा इस जनता ने दिया, न उसका कोई रिकॉर्ड है, न पीएम केयर फंड में चंदा गया, न उसका कोई रिकॉर्ड है। 20,000 करोड़ का क्या बोलते हैं कोरोना बजट पास हुआ, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। आप ये बताइए पैसा दे कहाँ रहे हैं? जनता हमारी परेशान है। आप 16,000 करोड़, 16 लाख करोड़ अपने अडानी अंबानी अपने मित्रों का माफ़ कर दे रहे हैं, और हमारा गरीब किसान जो है उसके लिए 10,000 जब उसका कर्ज रहता है उसके यहाँ कुर्की का आदेश आ जाता है। तो बताइए सरकार किसानों की है या फिर अडानी अंबानी की है? ये सरकार पूंजीपतियों को इस बार नौजवान किसान पहलवान सब ने एक ठान रखा है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जो नरेंद्र मोदी जी 400 पार चिल्ला रहे हैं, संविधान खत्म करने के लिए चिल्ला रहे हैं, मुझे लगता है कि जो उनकी 400 सीटें आएंगी अफगानिस्तान से भी आएंगी, पाकिस्तान से भी आएंगी, क्योंकि दिन रात इनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, इसके अलावा तीसरा कोई चौथा मुद्दा नहीं है। आपके पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए मुझे लगता है कि भाजपा का सबसे बड़ा रोड़ा इस समय आम आदमी पार्टी। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुपारी जैसी पार्टी अगर है तो मात्र 10 सालों में हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का तमगा ले लिया। इनके गुजरात में इनके घर में घुसकर 14% वोट लिया, 5 विधायक आज हमारे वहाँ बनाए गए हैं। और जो ये कहते हैं सुपारी जैसी पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, ये पहले उन्होंने कहा कि 100 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया, फिर जानते हैं ये 1 करोड़ पे आए, अब फिर आगे 80 लाख पे आ गए। और जो मेन भ्रष्टाचारी था उसको इन्होंने सरकारी गवाह बना के अपने पक्ष में रख लिया है। और अरविंद केजरीवाल को इसलिए जेल भेजना चाहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही भाजपा की सरकार के नाक में दम कर रखा है। तो ये थे भाई साहब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो आप लोग फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में पूरी तरीके से समर्थन दे दिए हैं? जी हाँ, फूलपुर नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन में इंडिया का नाम जो इंडिया अलायंस रखा गया, ये सोच अरविंद केजरीवाल के है। आप मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया कर्मी खुद ही हैं, आप ये चीज़ को जानते होंगे। इंडिया अलायंस का नाम हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल ने रखा। और आज जानते हैं इंडिया अलायंस पूरे देश में घूम रहा है, और इंडिया अलायंस 4 जून को सरकार बनाने जा रही है। और हमारे जो दोनों एक है ना, जिनको कहा जाता है नहीं
किसी समय जानते हैं, आप देखे होंगे कि गुजरात में किसी को तड़ी पार बताया गया था, जो आज हमारे देश का गृह मंत्री है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा आपका दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार हमारा गृह मंत्री बन के बैठा हुआ है, जिसको अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया कि तुम्हारे देश में नहीं घुस सकते। आज वो खुद राजा बना बैठा है, वो कहता है कि मैं फ़कीर हूँ। फ़कीर 10 लाख का सूट पहनता है, कौन सा ऐसा फ़कीर है? आप बताइए, 40,000 की रोटियाँ कौन खाता है? काजू की रोटियाँ कौन खाता है? फ़कीर खाता है। मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। सही बात, तुम्हारे पास क्या है? न तुम्हारे पास परिवार है, न तुम्हारे पास लोग हैं। जिसके पास परिवार है उसको परिवार का दर्द पता है, उसको महंगाई का दर्द पता है। मोदी जी कहते हैं ये 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। 140 करोड़ जनता अगर उनका परिवार होती तो आप बताइए 2019 के चुनाव में उनको कितने % वोट मिले थे? 38% उनकी सरकार बनी थी। आज भी जानते हैं 62% उनके खिलाफ खड़े हैं। आज भी 62% उनके खिलाफ खड़े हैं। और इंडिया गठबंधन, आज जानते हैं, अभी तक कांग्रेस अलग लड़ती थी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ती थी, सपा अलग लड़ती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के नाते सारी वोटें इकट्ठा है और सब मिल के चाहते हैं कि इस बार संविधान जो बदलना चाहता है उसी को हम बदल देंगे। किस आधार पे आप लोग कहते हैं कि संविधान बदलना चाहते हैं? अच्छा आप ये बताइए, 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? भाई वो अपने पार्टी का दिखा रहे हैं कि हमने कार्य किया, विकास कार्य है। अगर ये 400 पार का नारा दे रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं, प्रचार मंत्री। आप जानते हैं छोटे से विधानसभा। अब आप बताइए, दिल्ली का मेयर चुनाव था, हमारी पार्टी ने 140 सीट लिया। आपको भी जानकारी होगी, इनके पास मात्र 110 क्या बोलते हैं मेयर थे। फिर भी वहाँ जाकर ये जानते हैं सदन में लड़ाई किए, न चुनाव होने दिए। फिर क्या बोलते हैं, कैसे भी क्या बोलते हैं, हमारा मेयर बना। फिर अमृतसर का आप चुनाव देखिए, वहाँ मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ में। वहाँ देखिए आपने, इनका क्या बोलते हैं जो चुनाव अधिकारी था उसने अनवैलिड कर दिया वोट। अब आप सोचिए कि छोटे से मेयर के चुनाव में जब इतनी धांधली कर सकते हैं तो ये लोकसभा का चुनाव है। आप बताइए क्या सोच रहे होंगे? ये क्या तैयारियां आप लोग कैसे जीतेंगे? तैयारियां यही है कि जनता इस बार जानते हैं पूरी तरह जान गई है, इनके झूठे जुमले में नहीं फंसने वाली। अभी तक ये क्या कहते थे कि हमको 50 दिन दे दो, अगर हमने देश को बदल नहीं दिया तो किसी चौराहे पे खड़े करके हमको मारना। फिर मामला बदला कि 5 साल हमको और दे दो। अब क्या कह रहे हैं, 5 साल हमको और दे दो। अब आप ये बताइए, अब आप ही सरकार बनाए रहेंगे। झूठ, शौचालय के अलावा उन्होंने कोई काम किया? आप बताइए, शौचालय के अलावा और कोई भाजपा काम बताइए। अरे महाराज में कोई जाता ही नहीं, फ्री में गैस। अब आप बताइए, इतनी जनता है, आप किसी से पूछ लिए कि 12,000 में कोई शौचालय बनवा सकता है? कोई नहीं। शौचालय बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है, नहीं बना है। मोदी जी वाला शौचालय बना? नहीं बना है, नहीं बना है। क्या झूठ बोलता है? अरे यार पक्का चलो घर दिखाई दो, का झूठ बोले बताओ। हो नहीं सकता। अब आप बताइए, आज ये रेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, सारी चीज़ें किसकी बनाई हुई हैं? कांग्रेस की। ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब आप बताइए, आप 70 साल में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आपके पास जो आज बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं। आपने कहा कि मैं पैदल चलने वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा। आज ट्रेनों से जनरल और स्लीपर क्या बोलते हैं बोगियां गायब कर दी जा रही हैं, लगातार AC के कोच बढ़ाए जा रहे हैं। गरीब आदमी रेल यात्रा कैसे करेगा? हमारे साथ समाजवादी युवजन सभा के भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है सर? पहले हमारा परिचय हो जाए। मैं पवन यादव, विधानसभा अध्यक्ष युवजन सभा मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर की धरती से इस फूलपुर की धरती पर आया हुआ हूँ अपने नेता का ये जनसभा, अपार जनसभा देखने, अपने नेता का दीदार करने और हमारे इंडिया गठबंधन के साथी राहुल गांधी जी का दीदार करने। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के साथी भी लगातार चल रहे हैं, जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक पार्टी के भी साथी लगातार चल रहे हैं और पूरी अपार जनसमूह, इतनी जनसमूह मैंने देखा, मेरा दिल एकदम गदगद हो गया और अथाह आनंद आया यार। कितनी दूर जौनपुर से चल करके हम आए और ऐसा अपार जनसमूह, क्या बोलना अब यार। मोदी जी आप गुजरात जाइए, आपके लिए वही गुजरात की नदियाँ आपको बुला रही हैं और गंगा मैया कह रही हैं कि आप जाइए गुजरात, अब गंगा मैया आपको आशीर्वाद देने वाली नहीं है। बहुत बड़ी बात भाई साहब। और आपने अभी, अब हम आपका पॉइंट एक बार नोट कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आप प्रयागराज लोकसभा की बात कर रहे थे। हम आएंगे अपने जौनपुर पे। जौनपुर की दोनों सीटें मोदी जी से बहुत दूर जा चुकी हैं। जौनपुर और मछली शहर दोनों सीटें, सदर भी और मछली शहर भी दूर जा चुके हैं। अब वो तो अमित शाह जी तड़ी पार जी जाने दिखाई देती हैं कि नहीं, वो दूरबीन रखे हुए हैं। अब दूरबीन के माध्यम से गुजरात में बैठ करके अपना देखें। अब की बार
400 पार। ये तो उनका जुमला है। वो नहीं बोलते, उनको जुमले बोलती है। जो 400 पार का नारा दे सकते हैं वो जो है आरडीएक्स का पता नहीं लगा पाते। एक हम युवा साथी हैं, हमको अथाह दर्द है कि हमारा बाप एक किसान है, दिन रात सुबह शाम खेत के काम करता है और खेती करके और दिन रात सांड रखाता है, रात को भी जागता है। हमारा पिताजी हमारे किसान हैं। और उसके बाद वैकेंसी आती है, हम फार्म भरते हैं कैसो पैसा एडजस्ट करके, गेहूँ और चावल इकट्ठा करके बेचते हैं। उसके बाद वैकेंसी भरते हैं, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लगातार कोचिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम की डेट आती है और हमको सेंटर दिया जाता है 100-200 किलोमीटर दूर। ठीक, उसके बाद हम सेंटर पर कैसो भूखे प्यासे भाग करके जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हम एकदम सुबह पानी पी के अंदर सेंटर हॉल में घुस जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम बेटर हो, एकदम बढ़िया एग्जाम हो। इतना बढ़िया फाइट करके आए कि इस बार हमको हमारी नौकरी लगनी तय है। अपने मम्मी पापा को हम दिलासा दे करके जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, हम जब अंदर होते हैं, अंदर से बाहर आते हैं, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम दे करके, तो पता चलता है कि भैया पेपर तो सोशल मीडिया पर लीक हो चुका होता है। बात करते हैं डबल इंजन सरकार की। अगर डबल इंजन की सरकार इतनी मजबूत है तो पेपर क्यों लीक हो रहा है, कैसे लीक हो रहा है, इसको खुलेआम कर देना यार भाई। क्यों लीक हो रहा है भाई? युवाओं की पीड़ा को दर्द कौन समझेगा? इनके तो औलाद ही नहीं है यार। जिसकी औलाद नहीं वो औलाद की पीड़ा नहीं समझेगा मेरे भाई। आप तो मीडिया साथी हैं, बहुत कुछ नहीं कहा ना, आप तो देख रहे हैं। और एक चीज़ और बात करते हैं, जो है मैंने इतनी वैकेंसियाँ दे दी, इतने लाख न। देखिए बेरोजगारी जो है ना, अगर आज देश के में चरम सीमा पर है तो इस 10 साल की सरकार में थी। कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल में पेट्रोल 70 रुपये की थी, लेकिन ये तो 10 ही साल में 100 पार कर दिए। क्या कहना है इस सरकार का भाई? तो ये था मैं आज फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पनीला महादेव धाम पर। और बता दें यहाँ पर बहुत ही जनसमूह उमड़ पड़ा था राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को देखने के लिए। बस आज की वीडियो में यही तक, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी अलग क्षेत्र से। धन्यवाद।